मेरा व्यक्तिगत मत यह है, यह वक्फ पैक्ट केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अन इस्लामिक और अन कुरानिक भी है। अन इस्लामिक कैसे, इसको समझिए। वक्फ को जो डिफाइन किया गया हदीसों में, उसमें यह कहा गया है कि जो जमीन पाक हो, जो जमीन जायज हो, जो जमीन नेक तरीके से इकट्ठा की गई हो, पुश्तैनी जमीन हो या हमारी अपने नाम की जमीन हो, वो जमीन वक्फ कर सकते हैं। जिसको वक्फ कहते हैं उसको हम दान कहते हैं। ये वक्फ शब्द तो भी 1300 साल पुराना है, दान शब्द तो हजारों साल पुराना है। और हमारे देश में तो जमीन तो छोड़िए, हमारे देश में तो देहदान तक होता रहा। कितने हमारे ऋषि महर्षि अपने देह भी दान करके चले गए। अब बहुगुणा सर, आपकी जमीन में तलवार के दम पे कब्जा कर लूं तो क्या उसको मुझे दान करने का अधिकार है क्या? ऐसे आप बताइए जोर से, है? नहीं है। मैं आपकी गाड़ी चोरी कर लूं, क्या उसको मैं दान कर सकता हूं क्या? मैंने तो अपराध कर दिया। मैं आपकी जेब काट के, आपका पर्स छीन के, क्या उसको दान कर सकता हूं क्या? नहीं, वो तो अधर्म है और अपराध मैंने किया। इसका मतलब यह हुआ, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, तुगलक, खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह, उनको वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि भारत की जो जमीन है ना उनकी पुश्तैनी जमीन, ना उन्होंने यहां नेक तरीके से खरीदी, मेहनत ईमानदारी से। अरे उन्होंने तो तलवार के दम पे कब्जा किया, हत्या की धमकी देके कब्जा किया, बलात्कार की धमकी देके कब्जा किया, आगजनी की धमकी देके कब्जा किया। तो वो जमीन पाक कैसे हो गई? वो जायज जमीन कैसे हुई? वो नेक जमीन कैसे हुई? वो तो नापाक जमीन है, नाजायज जमीन है। और फिर जो नापाक है, नाजायज है, वक्फ कैसे हो गई? जब मुगलों को यह वक्फ का अधिकार नहीं है, तो उनके नवाबों, उनके निजामों, उनके जमींदारों, उनके जागीरदारों को भी अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा राज्य अपने कब्जे में लिया तलवार के दम पे, और उसमें से 10-10, 20-20 गांव नवाबों को दिया, निजामों को दिया, जागीरदारों को दिया, जमींदारों को दिया। तो जिनको दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो उनकी रक्षा करते थे। किसी भारत के किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी जमीन किसी मुगल को दिया था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। स्वेच्छा से किसी नवाब, किसी निजाम, किसी जागीरदार, किसी जमींदार को दिया क्या? नहीं। इसका मतलब यह हुआ, न मुगलों को वक्फ का अधिकार था, न उनके नवाबों, निजामों, उनके जागीरदारों, जमींदारों को अधिकार था। तो जो 50,000 एकड़ 1950 में जमीन आई, वो पूरी की पूरी वक्फ हो ही नहीं सकती थी। और अगर किसी ने किया हो तो बताए। भाई भारत में 99% जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। मात्र 1% हिंदू हैं जो बाहर, 1% मुस्लिम हैं जो बाहर के हैं। उदाहरण के लिए मदनी की फैमिली मदीना से आई, बुखारी की फैमिली बुखारा से आई, ऐसे एक हैदराबाद की फैमिली है वो भी बाहर से आई है, एक दुरानी फैमिली है वो बाहर से आई। ज्यादा से ज्यादा हार्डली 1% है जो बाहर के आए, बाकी 99% तो यहीं के हिंदू थे। उन्होंने स्वेच्छा से तो दिया नहीं, वो तो बेचारे तलवार के दम पे, हत्या बलात्कार के डर से कन्वर्ट हो गए। और ये लोग जो कहते हैं, जो आज की डेट में वक्फ के बारे में बहुत चिल्ला रहे हैं, ये अपना बता भी नहीं रहे। मैं कई बार पब्लिकली कह चुका हूं कि मदनी साहब बताएं कि उनकी फैमिली ने कितनी जमीन पाक तरीके से यहां कमाई और कितनी जमीन वक्फ किया, वो बता नहीं रहे। बुखारी साहब भी नहीं बता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया। ओवैसी साहब भी नहीं बता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, जो जायज तरीके से कमाई हो, नाजायज तरीके से नहीं। अब 1950 के बाद अब हो गई है 50,000 एकड़ की 10 लाख एकड़, यानी 9.5 लाख एकड़ बढ़ गई। सच्चर कमेटी कहती है कि मुस्लिम्स की हालत, जब मैं मुस्लिम वर्ड यूज नहीं करता, मैं उसको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूं, तो कि कन्वर्टेड हिंदुओं की हालत दलितों से बदतर है। ओवैसी भी कहते हैं कन्वर्टेड हिंदुओं की हालत दलितों से बदतर है। और आंकड़े भी बता रहे हैं, पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मोदी सरकार की जितनी स्कीम है उसमें 35% कन्वर्टेड हिंदुओं को जा रही है।
मुफ्त मकान 35%, मुफ्त राशन 35%, मुद्रा लोन 35%, वजीफा 35%, 35, 36, 37%, मिनिमम 35% है। तो जो आदमी खुद ही मजलूम है, जो खुद ही खैरात ले रहा है सरकार से, जो खुद ही बेघर है, जिसके पास खुद का राशन नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद का कोई रोजगार नहीं है, वो वक्फ करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो फिर ये 50,000 एकड़ 10 लाख एकड़ कैसे हो गई? जानते हैं, ये वक्फ, ये जो 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है, ये कांग्रेस के द्वारा बनाए गए घटिया कानून के कारण होंगे। अगर आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर देखना हो तो उसकी जबान न मत देखिए, उसके द्वारा किए गए कार्य को देखिए। जैसे मैं भाषण बहुत अच्छे दूं और काम न करूं तो फिर तो भाषणबाजी हो गई, बतौलेबाजी हो गई ना। मैं बहुत गहराई से इस पे स्टडी कर रहा था, और आज से नहीं, जब मैं इंजीनियर था तब से कर रहा था। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए, ब्रिटिश यहां राज करने नहीं आए थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। राजपाट हथिया के कन्वर्ट करना आसान होता है। मुगल यहां पे इस्लाम को फैलाने आए, कांग्रेस यहां पे ब्रिटिश यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए, और उन दोनों का जो काम अधूरा रह गया था वो 1950 के बाद कांग्रेस ने शुरू किया। जैसे 1954 में भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए ड्रग एक्ट बना दिया, 1955 में 54 में वक्फ एक्ट बना दिया, फिर ऐसे एक के बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, FCRA है, ऐसे 50 कानून उन्होंने बना रखे हैं। उस 50 में से लगभग 25 कानून हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये जो जमीन है ना 9.5 लाख एकड़ जो बढ़ी है, ये पार्क है, ये खेल का मैदान है, ये हाईवे के किनारे की जमीन है, रेलवे के किनारे की जमीन है, नदियों के किनारे की जमीन है, पहाड़ियों के किनारे की जमीन है, जंगल है, ऊसर है, बंजर है, शादी विवाह के लिए जो स्थान है वो है, गोचर जमीन है, ये सारी वो जमीनें हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून ये कहता है एक पेपर में निकाल दो और 30 दिन तक अगर कोई आके उस पर दोबारा जवाब न दे तो जमीन आपकी हो गई, वक्फ की हो गई। तो बड़े, और इसमें यह भी नहीं लिखा कि कौन से पेपर में निकालना। भारत में 500 पेपर ऐसे निकलते हैं जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है। ऐसे आपके देहरादून में भी पेपर निकलते होंगे 2-2, 3-3, 4-4 पढ़ने वाले, जिनको कोई पढ़ता ही नहीं होगा। तो ये वक्फ बोर्ड ने क्या किया, ऐसे पेपर में नोटिस देता था जिसको कोई पढ़ता ही नहीं था, और 30 दिन के बाद डीएम को कहता था हमने नोटिस दे दिया, कोई जवाब आया नहीं, कोई इसको अपोज कर नहीं रहा, एक काम करो जमीन खाली करो। और इस कानून में डीएम को वक्फ बोर्ड के नीचे रखा हुआ है। डीएम के पास इतना अधिकार नहीं, जो जिले का मालिक है, जो पुलिस का मालिक, शिक्षा का मालिक, हर व्यवस्था का मालिक जिलाधिकारी, उसको इतना अधिकार नहीं वक्फ बोर्ड से कह सके नहीं ये जमीन तो किसी और की है। मतलब अगर वो डीएम कंपाउंड को कहते वक्फ बोर्ड की है, तो डीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कहते नहीं ये तो हमारा डीएम कंपाउंड है, उसको भी खाली करके वहां से भागना पड़े। मैं अतिशयोक्त नहीं बोल रहा हूं। इस कानून के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति भवन को भी कह दे तो राष्ट्रपति भवन के जो पदाधिकारी हैं कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इस घटिया कानून का दुष्परिणाम यह हुआ क्योंकि इसकी नोटिस को आप अपने जिले में चैलेंज ही नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा राजधानी में। तो मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ है लगभग 600 किलोमीटर दूर। अब ये मेरठ मुजफ्फरनगर की जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, उस नोटिस को मेरठ मुजफ्फरनगर में आप चैलेंज नहीं कर सकते। सहारनपुर में जाना कहां पड़ेगा आपको? लखनऊ। चलो आपकी निजी जमीन पे अगर नोटिस आई तब तो फिर भी आप चैलेंज कर लोगे। आपके बगल में जो ऊसर है, बंजर है, गोचर है, खेल का मैदान, उसके लिए आप लड़ोगे क्या? नहीं, आप लड़ोगे नहीं, लेखपाल लड़ेगा नहीं, पटवारी लड़ेगा नहीं, पेशकार लड़ेगा नहीं, तहसीलदार लड़ेगा नहीं, वो जमीन हो गई वक्फ की। ये इस घटिया कानून का दुष्परिणाम। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 चैरिटी इंडाउमेंट। इसका मतलब हमें वक्फ एक्ट नहीं बनाना था,
1954 में। हमें यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना था, हमें यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाना था, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना था, यानी हमें एक देश एक दान संहिता बनाना था, एक देश एक धर्मस्थल संहिता बनाना था, एक देश एक संपत्ति संहिता बनाना था। और कांग्रेस ने क्या बना दिया? वक्फ एक्ट। ये भारत के संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा है। क्या ऐसा कानून हिंदुओं के पास है? नहीं। जैन के पास है? नहीं। बौद्ध के पास है? नहीं। सिख के पास नहीं है, बहाई के पास नहीं, ईसाई के पास नहीं, किसी के पास नहीं। भारत का संविधान केवल 2 कैटेगरी के लिए अलग से कानून बनाने की परमिशन देता है, महिलाओं बच्चों के लिए आर्टिकल 15 और SC ST के लिए आर्टिकल 46। भारत का संविधान कहता है भाई महिलाओं बच्चों के लिए अलग से आप ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, अलग से आप आयोग बना सकते हैं, अलग से आप मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से उनके लिए योजना बना सकते हैं। दूसरा, SC ST के लिए अलग से आयोग बना सकते हैं, मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से उनको बजट एलोकेट कर सकते हैं, अलग से उनके लिए आयोग भी बना सकते हैं, और किसी के लिए नहीं बना सकते। और मजहब के आधार पर तो बिल्कुल नहीं बना सकते। 1947 में विभाजन कैसे हुआ था? किस आधार पर हुआ था? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पर। क्या ये संविधान निर्माता हमारे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतने भी समझदार नहीं थे कि मजहब के आधार पर विभाजन हो गया और मजहब के आधार पर कानून लागू कर देंगे? नहीं। इसीलिए उन्होंने संविधान में कहा चैरिटी कोड बनेगा, इंडाउमेंट कोड बनेगा, यानी समान दान संहिता बनेगी, समान धर्मस्थल संहिता बनेगी। वो किया नहीं। एक देश एक विधान का मतलब केवल एक देश एक नागरिक संहिता नहीं होता। एक देश एक विधान पे मेरी करीब 25 PIL है। उस पे एक देश एक पुलिस संहिता, एक देश एक नागरिक संहिता, एक देश एक जनसंख्या संहिता, ऐसे अलग अलग करके 25 मेरी PIL है लगभग। तो बनना था यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यानी हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता। और बन क्या गया? वक्फ एक्ट। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी सर भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन जाएंगे। सिंगापुर 1,80,000 एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन जाएंगे। बहरीन 1,90,000 एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन जाएंगे, फिर भी जमीन बचेगी। हांगकांग 2,75,000 एकड़, 3 हांगकांग बनेंगे, फिर भी 1.25 लाख एकड़ जमीन बचेगी। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, यानी 2 डेनमार्क बन जाएंगे, फिर भी 2 लाख एकड़ जमीन बचेगी। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, 2 फिनलैंड बनेंगे, फिर भी 2 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास बचेगी। मॉरिशस 5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएंगे भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। मैं कैलकुलेट कर रहा था, दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है दुनिया के 50 देशों की जमीन से ज्यादा है। ये सिचुएशन है। और किसने कर दिया? कांग्रेस ने। और हम अभी किसको वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को। मैं सोचता हूं हिंदुओं का इतना बुरा हाल हो क्यों रहा है? इसीलिए हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि गले में हमारी फांसी कौन दे रहा है, और फिर भी हम उससे कह रहे हैं फांसी डालो, फांसी डालो, फांसी डालो। इतना बड़ा हमारे साथ धोखा हो गया, और फिर भी हम कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया है। मेरा ये मानना है 2 तरीका है। अगर वक्फ बोर्ड बने, जो लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड चलना चाहिए, तो मैं भी कह रहा हूं चलना चाहिए। हमें इसी अधिकार वाला एक हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल भी चाहिए। आप वक्फ बोर्ड की कॉपी पेस्ट मार दो और एक हिंदू बोर्ड, हमारा हिंदू एक्ट बना दो, हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल, फिर हम भी नोटिस भेजेंगे कि तुम्हारा गांव हमारा। बिल्कुल। उतने पावर चाहिए जितनी पावर इसमें है। अगर ये वक्फ बोर्ड 1500 साल पुराने गांव को कह सकता वक्फ प्रॉपर्टी है, तो भारत में तो 500 साल पहले कोई मुस्लिम था ही नहीं। यहां तो सब 500 साल के बाद हुए। बाबर से पहले यहां मुस्लिम 0, तो हम 500 साल तक क्लेम नहीं कर सकते क्या? कर सकते? नहीं कर सकते। हमको भी मिलना चाहिए। फिर आप एक काम करो, आप वक्फ बोर्ड रखो, स्वागत है,
लेकिन जब हम क्लेम करेंगे कि ये जमीन हमारी है तो उसका मुकदमा हमारे हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल में ही चलना चाहिए। आप हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल बना दो, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल बना दो, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल बना दो, सिखों के लिए सिख बोर्ड, सिख ट्रिब्यूनल बना दो। और हम कहते हैं वैसे चारों ये हिंदू ही हैं, एक काम करो एक ही कानून बना दो, इसमें कह दो ये हिंदू जैन बौद्ध सिख पे लागू होगा, हम चारों आपस में निपट के जहां जहां नोटिस भेजना होगा भेज लेंगे। क्यों सर मित्रा साहब, संविधान की नजरों में ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगा ना। और दूसरा तरीका, या तो आप इसको खत्म कर दो और यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाओ, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाओ। भारत के इतिहास में आज तक सर कोई ऐसा कानून ही नहीं बना जिसमें 44 अमेंडमेंट करना पड़ा हो। मेरे रिसर्च के अनुसार, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, किसी और के पास हो, मैं सोच रहा था कि आज तक कोई ऐसा कानून है क्या जिसमें 44 अमेंडमेंट करना पड़ा। आज तक ऐसा कोई कानून ही नहीं। जिस टायर में 44 छेद हो जाए ना, उसमें पंचर नहीं बनवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिस छत में 44 जगह से पानी टपकने लगे उसमें वाल पुट्टी नहीं बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? दो ही तरीका है बैलेंस करने का, या तो वक्फ बोर्ड को चलने दिया जाए, संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दिया जाए। हमने इसको चैलेंज किया हुआ है, 21 या 22 अक्टूबर को सेकुलरिज्म के ऊपर सुनवाई है। ये बहुत फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, हमने इसको भी चैलेंज किया हुआ है। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चलने दिया जाए, संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दिया जाए और हमें अपना हिंदू एक्ट, हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल चलने दिया जाए। हमारा अपना जो ट्रिब्यूनल होगा उसमें सारे के सारे अपने हिंदू होंगे, हिंदू जैन बौद्ध सिख होंगे। हमारा अपना सर्वे का तरीका होगा, हम सर्वे कर करके बताएंगे कौन सी जमीन 400 साल पहले हमारी थी, कौन सी जमीन 500 साल पहले हमारी थी, कहां कहां क्या था, वहां नोटिस भेजेंगे। और जिसको कुछ क्लेम करना होगा, हमको भी वही पावर चाहिए, अखबार में नोटिस देंगे, 30 दिन के बाद जमीन हमारी। हमको भी ऐसा हिंदू एक्ट चाहिए, हिंदू बोर्ड चाहिए जो डीएम उसके अंदर में हो। हम डीएम को आदेश देंगे, ये जमीन खाली कराओ, ये जमीन खाली कराओ, ये जमीन खाली कराओ, ये हमारी जमीन। यही बैलेंस करने का तरीका है। आप बताइए महिला। मैंने इसलिए कहा कि भाई मैं बहस कर रहा हूं, जज साहब बैठे हैं, अगर कुछ मैं गलत कह रहा हूं तो आप करेक्ट कर दीजिए। हम तो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, ताज्जुब की बात, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो इक्वलिटी के लिए लड़ रही है कि हमको वो अधिकार दे दो जो यहाँ के मुस्लिम के पास है। बांग्लादेश की माइनॉरिटी हिंदू लड़ रही है, हमको वो अधिकार दे दो जो यहाँ पे मेजॉरिटी के पास है। हमारा जरा देखिए, हम मेजॉरिटी होके कह रहे हैं हमको वो कानून दे दो जो माइनॉरिटी के पास है। हम उल्टा कर रहे हैं और फिर भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप बटे हुए हो। कोई ब्राह्मण बन के बैठा हुआ है, कोई क्षत्रिय बन के बैठा हुआ है, कोई वैश्य बन के बैठा हुआ है, कोई दलित बन के बैठा हुआ है, कोई हिंदू बन के बैठा हुआ है, कोई क्षत्रिय जैन बन के बैठा हुआ है, कोई बौद्ध बन के बैठा हुआ है, कोई सिख बन के बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, जब बांग्लादेश में हत्या बलात्कार हो रहा है तो ये नहीं देख रहे हैं ये हिंदू है कि जैन है कि बौद्ध है कि सिख है। वो ये नहीं देख रहे हैं ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि दलित है। और वक्फ बोर्ड ने जमीनों पे कब्जा करते समय भी नहीं देखा ये जमीन किसकी है, बस नोटिस करती गई करती गई करती गई। ये वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा पाप ये है, अमीरों को नोटिस भेज भेज के एक्सटॉर्शन करता है और गरीबों को नोटिस भेज भेज के कन्वर्जन करता है। मेरठ मुजफ्फरनगर से 600 किलोमीटर दूर है, लखनऊ झाबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर है। झाबुआ में आदिवासी रहते हैं, उन आदिवासियों ने अपनी कभी लोकल कोर्ट ही नहीं देखी है, उन आदिवासियों ने अपनी कभी लोकल तहसील नहीं देखी है। वहां पे जाके वक्फ बोर्ड कहता तुम्हारा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है, खाली करो। नहीं कहते नहीं, क्यों खाली करूं, हम तो पहले से बोले नहीं हमारी है, हम डीएम को आदेश देंगे खाली करवाएंगे। फिर कैसे कोई रास्ता है क्या? हाँ बोले कन्वर्ट हो जाओ ना। अमीरों को भेज भेज के नोटिस देता है, उनसे वसूली करता है। अमीर तो पैसा दे देते हैं, भाई नोएडा से लखनऊ 10 बार जाए उससे अच्छा 10-20 लाख रुपए दे दे। मुजफ्फरनगर मेरठ से 10 बार लखनऊ जाए उससे 10-20 लाख रुपए में टरका दे। और गरीबों को कन्वर्जन करा रहा है।
तो धर्मांतरण का भी बहुत बड़ा ये कानून केंद्र बन चुका है। दुर्भाग्य देखिए, भारत में धर्मांतरण कराने के लिए कम से कम 10 कानून चल रहे हैं। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कम से कम 100 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। घर वापसी के लिए एक भी कानून नहीं है और घर वापसी के लिए कोई योजना नहीं है।